स्टार्ट करते हैं यार। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। पेजेस कितने हैं इसके? 60 पेजेस हैं इसके। ठीक है, 60 पेजेस हैं। ओके, डेट क्या आज? 14 हो गया। 14 का भी आधा दिन ही बचा है। 14, 15, 16, 17 को तो एग्ज़ाम ही है। 17 को तो कुछ पढ़ाई नहीं हो सकती, तो 14 का 2-2.5 दिन है हमारे पास। 2.5 दिन में 9 चैप्टर हैं अभी। टोटल 14, उसमें से 3 कर लिए, ये 4th है। वो भी देखा ही अभी। एक्चुअली धीरे धीरे करके करना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं हो विल डू। वो चैप्टर ओवरव्यू क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल, इस कैपिटल को जो हमने लगाया उसके लिए क्या कीमत हमको चुकानी पड़ रही है। ठीक है, इस कैपिटल के लिए हमने, कैपिटल जो हमने लिया है उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। कीमत क्या चुकाते हैं हम? इंटरेस्ट चुकाते हैं ना। कीमत चुकाते हैं ना, इंटरेस्ट पे करते हैं। या फिर किसी से हमने लंप सम में ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि हम आपको रॉयल्टी पे करेंगे, कुछ कुछ मतलब हो सकता है। तो कीमत क्या क्या चुकानी पड़ती है हमें? हमें कॉस्ट ऑफ डेट, जो हमने उधार लिया उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है तो उसके लिए कुछ डिविडेंड पे करना पड़ता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी के लिए हमें कीमत क्या होती है? इक्विटी जो हमने अगर कैपिटल लिया है तो उसके लिए हम प्रॉफिट, उसमें डिविडेंड हम पे करते हैं। ठीक है, डेट लिया तो उसमें इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर हमने यानी शेयर उतारे हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा शेयर होल्डर के साथ। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, अभी अर्निंग को रिटेन करने तो उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? उसके लिए क्या, रिटेन्ड अर्निंग के लिए भी कुछ कीमत चुकानी पड़ रही है क्या? रिटेन्ड अर्निंग के लिए क्या चुकाना पड़ रहा है पता नहीं। चल पढ़ते हैं हम। कम्बिनेशन ऑफ द कॉस्ट एंड वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कम्बिनेशन ऑफ द कॉस्ट एंड वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ द कैपिटल, कि हमने मान लीजिए ऐसे थोड़ी कि हम एक ही सोर्स से कैपिटल उठाते हैं, कुछ डेट से उठाते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कुछ इक्विटी होती है, कुछ रिटेन्ड अर्निंग होती हैं। तो इन सब से हम पैसा लेते हैं, कैपिटल जुटाते हैं, इसके लिए क्या क्या कीमत देनी पड़ती है। तो इसका कम्बिनेशन ऑफ दी कॉस्ट एंड वेट कितना कितना है। ठीक है, हो सकता है 30% ये लिया है, 30% ये लिया है। ठीक है, और हो सकता है 60 हो गया तो 20-20 यहाँ पर ले रखा है मान लो ये। ठीक है, तो वेट, यहाँ पर वेट की बातें आ रही है कि कितने कितने परसेंटेज ले रखा है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बातें करेंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि कितनी हमें, एक एक फिगर चाहिए हमें, तो एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कितनी चुकानी पड़ रही है। चलो आगे चलते हैं यार। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? इंट्रोडक्शन करनी है, फटाफट करेंगे यार। कितने पेज? 60 है। कितना टाइम है हमारे पास? फास्ट पढ़ेंगे। We know that the basic task of finance manager is procurement of the funds and is effective utilization of the business, whereas objective of the financial management is maximization of the wealth of the shareholders। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हेयर वेल्थ और वैल्यू इज इक्वल टू द परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेशंस। Therefore, the finance manager is required to select such a capital structure in which expectations of the investors is minimum, hence shareholders' wealth is maximum. For that purpose, first he needs to calculate the cost of various sources of the finance. In this chapter, we will learn to calculate the cost of debt, cost of preference share, cost of equity shares, cost of retained earnings, also the overall cost of capital. Meaning of the cost of capital. Cost of capital is a return expected by the providers of the capital। ठीक है, छोड़ दो, आगे चलो। Significance of the cost of capital. It is important to determine the correct amount of cost of capital as it helps management and investors to take an appropriate decision. The correct cost of capital helps in the following decision making: evaluation of the इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उसको इवेलुएट करना है। ठीक है, सो ये बोल्ड में क्या लिखा है? करंट प्रेजेंट डिस्काउंटिंग एंड रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में ऑप्शन हेल्प करती है। डिज़ाइनिंग ऑफ द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, क्या बनानी, क्रेडिट पॉलिसी क्या बनाना है, ठीक है, वो हेल्प करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो
कॉस्ट इज नॉट द अमाउंट विच द कंपनी प्लान्स टू पे और एक्चुअली पेज, rather it is the expectations of the stakeholders। तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन की बातें यहाँ पर होती हैं rather than the actual cost। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बातें करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर उससे इसी का निकला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की क्या कीमत है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की क्या कीमत है। ओके ठीक है, चलो हम ये तो डिस्कस किया स्टार्टिंग से। रिस्क एंड इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं। के डी, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म पे उधार ले रखे हैं उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए तो इंटरेस्ट ही रहता है ना। एक्सटर्नल बोरोइंग और द डेट इंस्ट्रूमेंट डू नॉट कन्फर्स ऑनरशिप टू द प्रोवाइडर्स ऑफ द फाइनेंस, उसको ऑनरशिप से मतलब नहीं होता, इक्विटी शेयर के लिए होता है। आगे करो। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, जब डिबेंचर और बॉन्ड की बात आती है तो ये बेसिकली इशू किए जाते हैं एट द बिगनिंग कैपिटल जुटाने के लिए, और ये डेट होते हैं, इस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, इसमें शेयर नहीं होती, पार्टनरशिप नहीं होती है, शेयरिंग नहीं होती है। तो डिबेंचर्स की एक फेस वैल्यू होती है, एक इंटरेस्ट होता है। फेस वैल्यू मतलब उसको जो दिख रही है उस समय, ठीक है। फेस वैल्यू पर भी पेमेंट हो सकती है, फेस वैल्यू पर खरीद भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फेस वैल्यू और इंटरेस्ट दो पार्ट होते हैं, फेस वैल्यू हो गया और इंटरेस्ट आ गया। मैच्योरिटी पीरियड क्या कहते हैं, डिबेंचर और द बॉन्ड हैज ए फिक्स मैच्योरिटी पीरियड फॉर रिडेम्पशन, उनका फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रहता है। लेकिन इन केस ऑफ irredeemable debentures maturity period is not defined and it is taken as infinite। redemption value, redeemable debentures or the bonds are redeemed on its specific maturity date based on the debt covenants। the redemption value is determined। redemption value may vary from the face value of the debenture, ठीक है, फेस वैल्यू से वेरी कर सकती है। benefits of tax shield, the payment of the interest to the debenture holders are allowed as expenses for the purpose of corporate tax determination। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स आर अलाउड एज एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस की तरह काउंट होते हैं और टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में बेनिफिट मिलता है इसको। ओके चलो समझ गए, आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, जो रिडीमेबल डेट है उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, जो इररिडीमेबल डेट है उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट जो होता है, सॉरी इररिडीमेबल डिबेंचर्स, द डिबेंचर विच आर नॉट रिडीम्ड बाय द इशूअर ऑफ द डिबेंचर, अभी तक रिडीम नहीं किए, डिबेंचर्स विच आर नॉट रिडीम्ड बाय द इशूअर ऑफ द डिबेंचर्स इज नोन एज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। Cost of debentures not redeemable during the lifetime of the company is calculated as below। सॉरी, तो ये फार्मूला है इसका, के डी कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर, के डी इजकल टू 1/NP ब्रैकेट में 1 माइनस टी, याद रहेगा। इररिडीमेबल डिबेंचर के डी इजकल टू 1/NP, एनपी क्या है, नेट प्रोसीड्स ऑफ डिबेंचर्स और करंट मार्केट प्राइस, नेट प्रोसीड्स ऑफ डिबेंचर्स और करंट मार्केट प्राइस, इन्वर्स में आता है, ब्रैकेट में आता है 1 माइनस टी, 1 माइनस टी आई, अच्छा सॉरी 1/NP नहीं है, I/NP है। आई क्या है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट आई एन इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, डिवाइडेड बाय द नेट प्रोसीड्स ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ द करंट मार्केट प्राइस, ब्रैकेट में 1 माइनस टी, टी क्या है, टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रेट है, और के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स की यहाँ पर बातें हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स
इज इक्वल टू आई बाय एन पी ब्रैकेट में 1 माइनस टी। आई क्या है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, एन पी क्या है, नेट प्रोसीड्स ऑफ द डिबेंचर्स और करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। और टी क्या है, टैक्स रेट, यहाँ पर टी है। नेट प्रोसीड्स means issue price less issue expenses or flotation cost defined below. If issue price is not given, then students can assume it to be equal to the current market price. If issue expenses are not given, then simply assume it to be equal to 0. Okay. Flotation cost क्या होता है, the new issue of a security, debt or equity involves some expenditure in the form of underwriting or brokerage fees, legal and administrative charges, registration fees, printing expenses, etc. The sum of all these costs is known as flotation cost. इन सब का सम को ही क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, ठीक है। ओके, एक और यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। वो था हमारा जो हमने ऊपर पढ़ा है, वो है हमारा इररिडीमेबल, ठीक है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स की बात हो रही थी, अभी हमारी बातें हो रही है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। ये फार्मूला तो बहुत ही लंबा है भाई। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर है आई 1 माइनस टी, आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन, और ब्रैकेट में आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। अरे पाप रे, याद हो सकता है ठीक है, ऐसे ही देख लो, बस एक बार दिमाग में रखोगे आंखों में तो शायद वहाँ पर याद आ ही जाए। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल की बात हो रही है, अब ध्यान रखो, रिडीमेबल बड़ा है, इररिडीमेबल तो सिंपल ही आई बाई एन पी इंटू 1 माइनस टी था, वो तो याद हो गया। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल की बात आई तो आई इंटू 1 माइनस टी हो गया, प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन, और होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आई तो वही है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, एन पी क्या है हमारा नेट प्रोसीड्स और करंट मार्केट प्राइस हो गया, आर वी हो गया हमारा रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द आर वी रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स हो गया, टी हो गया टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी, और एन हो गया रिमेनिंग लाइफ ऑफ द डिवेंचर्स। एन क्या है हमारा, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द डिवेंचर्स है यहाँ पर, ठीक है। The above formula to calculate the cost of debt is used where only interest on debt is tax deductible, ठीक है। जहाँ पर only interest on debt is tax deductible. Sometimes debt are used as a discount and are redeemed at a premium. If discount on the issue and or premium on redemption are tax deductible, the following formula can be used to calculate the cost of debt. Cost of redeemable debt जो बनेगा आई 1 माइनस टी, कहाँ चला गया, अच्छा 1 माइनस टी बाद में चला गया, आई प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन, नीचे आ जाएगा हमारे इसके आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2, ये सब सेम है। बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ से ये एक पार्ट में आ गया और ब्रैकेट में आई माइनस एन टी दूसरे पार्ट में चला गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसके साथ था, ये देखिए इसके साथ था, बाकी सब सेम है, ठीक है। सिर्फ ये उठ के वहाँ आगे चला गया ये वाला पार्ट। चलो आगे चलते हैं। ये कब होता है, इफ़ डिस्काउंट, इफ किस केस में ये वाला फार्मूला, इफ़ डिस्काउंट ऑन द इशू एंड प्रीमियम द रिडेम्पशन टैक्स रेट डिडक्टिबल हैं, टैक्स रेट अगर डिडक्टिबल हैं तो उस केस में ये है, ठीक है, रिडीमेबल। चलो आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, मेथड यील्ड टू मैच्योरिटी, वाई टी एम अप्रोच कहते हैं हम इसे, यील्ड टू मैच्योरिटी। द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, के डी हमने बात की ना अभी, रिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट की बात की हमने, कि जो हमने रिडीमेबल उधार है हमारा, डेट है हमारा, कर्जा है हमारा, उसकी क्या कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, के डी हमने कैलकुलेट किया उसकी कीमत, इज़ आल्सो कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द रेलिवेंट कैश फ्लोज यूजिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। द कंसेप्ट ऑफ आई आर इज डिस्कस्ड इन द चैप्टर 7।
हेयर yield to maturity ratio, YTM वही है ना, yield to maturity ratio is the annual return of an investment from the current date till maturity date. So YTM is the internal rate of return. क्या है? Internal rate of return at which current price of a debt equals to the present value of all cash flows. ठीक है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच करंट प्राइस ऑफ ए डेट, उस धार का करंट जो प्राइस है, ठीक है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज आ जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द रेलेवेंट कैश फ्लोज एज फॉलोज। ईयर जीरो, नेट प्रोसीड्स इन केस ऑफ न्यू इशू या करंट मार्केट प्राइस इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, NP और P0। 1 to N आता है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स 1 माइनस ई आई 1 माइनस टी, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। और ये N हमारा रिडम्पशन वैल्यू, N के हमारा रिडम्पशन कैश फ्लो, यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू लिखा है। ईयर फर्स्ट ईयर में, जीरोथ ईयर में ऐसा होगा 1 to N ईयर में इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स आई 1 माइनस 2 होगा कैश फ्लो, और N ईयर में रिडम्पशन वैल्यू आएगा अपन क्या है ये, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड देखते हैं क्या है। अ बॉन्ड में बी अमोर्टाइज्ड एवरी ईयर, दैट इज प्रिंसिपल इज रिपेड एवरी ईयर रेदर देन एट मेच्योरिटी। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड मतलब प्रिंसिपल इज रिपेड एवरी ईयर रेदर देन एट मेच्योरिटी के बजाय हर साल उसे पे किया जाता है। ठीक है, इन सच सिचुएशन द प्रिंसिपल विल गो डाउन विद द एनुअल पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन दी आउटस्टैंडिंग। जो बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हर साल वो अमोर्टाइज होता है, ऐसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ द बॉन्ड। हर साल उसका प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल पे रिपेड एवरी ईयर रेदर देन दी मैच्योरिटी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना शुरू कर दिया तो वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू होगा और इंटरेस्ट जो होगा बचे हुए पैसे पर ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो the cash flow of the bond will be uneven. The formula for determining the value of a bond or debenture that is amortized every year, the formula जो कि उस bond और debenture that is amortized every year as follows। VB, अब ये VB पता नहीं क्या है, VB is equal to C1 divided by 1 plus KD C plus C2 divided by 1 plus KD square plus and so on, Cn divided by 1 plus Kd raised to power n, that is Vp is equal to, ये आगे हमारा समेशन ऑफ T is equal to 1 to N Ct divided by 1 plus Kd raised to power T। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, KP जैसे कहते हैं हम। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड एट ए स्पेसिफिक रेट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। पेमेंट ऑफ द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट मैंडेटरी बट आर गिवन प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसको प्रायोरिटी बेस पे मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर मालूम है हमें। The payment of dividend to the preference shareholders are not charged as expenses but treated as an appropriation of after tax profit। ठीक है, एप्रोप्रिएशन जो होती है यानी आफ्टर टैक्स पे करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बच गया उसको हमने अब अप्रोप्रिएट करना है, बांटने हैं हमने आपस में। तो सबसे पहले प्रायोरिटी शेयर होल्डर्स आते हैं, उसके बाद नॉर्मल शेयर होल्डर्स आते हैं। ठीक है, हेंस डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। उससे टैक्स की लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तो पहले पे कर दिए थे हमने। लाइक द डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो रिडीमेबल जो रिडीम कर लिए हैं उसके मतलब उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, और जो नहीं इररिडीमेबल है उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है।
cost of irredeemable preference shares. The cost of irredeemable preference share is similar to the calculation of the per perpetuity. The cost of irredeemable preference share is calculated by dividing the preference dividend with the current market price or net proceeds from the issue. The cost of irredeemable preference share calculation is as follows. क्या है? Cost of irredeemable preference share in KP is equal to PD divided by PO. PD के हमारा annual preference dividend divided by the net proceeds from issue of preference shares. net proceeds कितने? P0 है मान लो, ठीक है, और PD के हमारा annual preference dividend PD divided by P0. यह irredeemable की बातें हो रही हैं, यानी इसमें क्या आ रहा है? यह है हमारा द कॉस्ट ऑफ irredeemable preference share is calculated by dividing the preference dividend हमारा इतना है with the current market price और the net proceeds. ठीक है, करंट में मार्केट प्राइस अभी कितना है या फिर नेट प्रोसीड्स कितना है, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, तो वो इररिडीमेबल की बातें होती हैं. इररिडीमेबल नेट मार्केट प्राइस की बात में यहाँ पर हमारे पास करंट मार्केट प्राइस की बातें यहाँ पर होंगी. याद रखते मानना पड़ेगा. इररिडीमेबल इर है इररिडीमेबल PD डिवाइडेड बाय P नॉट मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड मीन्स issue price less issue expenses or flotation cost. If issue price is not given, the student can assume it equal to current market price. If issue expenses are not given, then simply assume it to be equal to zero. expenses नहीं दिया तो इसको expenses को zero मान लो. क्या है ये पता नहीं, भगवान न जाने. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की क्या कीमत है? प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय कंपनी विच आर रिडीम्ड ऑन इट्स मैच्योरिटी इज कॉल्ड द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. जब उसकी मैच्योरिटी हो गई तो उसको रिडीम कर लिया है तो उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. कैपिटल कॉस्ट ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स. जो प्रेफरेंस डिबेंचर की तरह चलते हैं अभी, with the exception क्या है, that the dividends paid to the preference shareholders are not tax deductible. ठीक है, वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज फॉलोड. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल वो था, हमने बात की थी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल KP कैसे कैलकुलेट? PD प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2. सेम ही लग रहा है इसको करेंगे, लेकिन 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 इसमें चेंजेस क्या है? इसमें वो I1 माइनस T वो वाला फंडा नहीं इसके अंदर आ रहा है, सिंपली आ रहा है PD आ रहा है यहाँ पर. चलो देखते हैं इसमें क्या था. और ऊपर चलो ये आ गया, और ऊपर ये आ गया. ठीक है, डिबेंचर्स रिडीमेबल डिबेंचर्स था हमारा. आई यहाँ पर बातें हो रही थी आई इंटरेस्ट की. ठीक है, बाकी फार्मूला सेम ही दिख रहा है मुझे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स में, और वहाँ पर आई की जगह, यहाँ पर आई की जगह क्या हो गया था हमारा PD यहाँ पर आ गया, और ये वैल्यू भी नहीं है वहाँ पर. ठीक है, बस इतना सा चेंज है. और रिडीमेबल में ये है. ठीक है, ये है हमारा रिडीमेबल. और इररिडीमेबल में क्या है? इररिडीमेबल तो है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर. तो डिस्काउंट प्रीमियम रिडेम्पशन टैक्स डिडक्टिबल. अच्छा, टैक्स डिडक्टिबल है तो क्या होगा? ओके, तो ये हो गया. और क्या है हमारा? अच्छा, इररिडीमेबल सिंपल था हमारा I डिवाइडेड बाय NP 1 माइनस T. ओके, ठीक है ठीक है
ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, यहाँ पर आई की जगह पी डी आ गए। बाकी किसी में आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन और ब्रैकेट में होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया रिडीमेबल की बातें आ गई। पी डी के यहाँ पर एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। आर वी क्या है, रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर रिडेम्पशन वैल्यू, यहाँ पर डिबेंचर की बात हो रही थी, प्रेफरेंस शेयर की बातें हो गई। एन पी के आगे नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नेट प्रोसीड्स एन इज द रिमेनिंग लाइफ। उसमें भी क्या थे, रिमेनिंग लाइफ ही थे, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। नेट प्रोसीड मीन्स, नेट प्रोसीड्स मीन्स इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंसेस। इशू प्राइस मैंने इस पर किया, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ और फ्लोटेशन कॉस्ट, उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है। नेट प्रोसीड्स मतलब इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं उसको, इशू प्राइस में से इशू के एक्सपेंसेस कितने बेयर करने पड़ रहे हैं, ठीक है, उसको माइनस करके जो बचा वो मेरा बचा नेट प्रोसीड्स। और दी फ्लोटेशन कीमत, फ्लोटेशन कीमत जो इसकी, इफ़ इशू प्राइस जो है इज़ नॉट गिवन, इशू प्राइस दे ही नहीं रखा, देन द स्टूडेंट्स कैन एज्यूम इट इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस। करंट में मार्केट प्राइस कितना उसको एज्यूम कर सकते हैं। इफ इशू एक्सपेंस इज नॉट गिवन देन सिंपली एज्यूम इट टू इक्वल टू 0। तीसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल की क्या कीमत है, कीमत क्या क्या चुकानी पड़ रही है। इक्विटी शेयर है उसके लिए, प्रेफरेंस शेयर है उसके लिए, डिबेंचर्स है तो उसके लिए। Just like any other source of finance, cost of equity is the expectation of the equity shareholder. I think इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में, सीधे सीधे MCQs कर सकते हैं। Cost of equity share capital, dividend price approach, earning price approach, growth approach, realized yield approach, capital price, capital asset pricing model। भी यहाँ पर capital asset pricing model भी आता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इसकी कॉस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, अर्निंग प्राइस अप्रोच है, ग्रोथ अप्रोच है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यहाँ पर हम देखेंगे। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ये सारे के सारे मेथड हैं तो देखने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डी डिवाइडेड बाई पी नॉट, पी जीरो क्या है हमारा, सॉरी ये है, अरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी डी डिवाइडेड बाई पी नॉट, पी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड आल्सो रिटन एज D1। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितने हैं, डिवाइडेड बाई द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी, दैट इज एक्स माइनस डिविडेंड। ओके, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी कितनी बची है, एक्स माइनस डिविडेंड। डिविडेंड को निकाल दे तो हमारा कितना बच गया, मार्केट प्राइस बच गई इक्विटी की। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डी डिवाइडेड बाई पी नॉट। ओके, अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या कहता है, अर्निंग प्राइस अप्रोच कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई पी, दैट इज करंट अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस और करंट अर्निंग्स पर शेयर। करंट अर्निंग कितनी हो रही है और मार्केट प्राइस कितना है, करंट अर्निंग कितनी हो रही है, मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। ओके, तो ऊपर वाली अप्रोच क्या थी, ऊपर वाली अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या था हमारा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड की बात हो रही थी और नीचे वाली थी बात मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी, ठीक है। डिविडेंड और यहाँ पर क्या है, अर्निंग, अर्निंग तो डिविडेंड ही है ना, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो सेम ही तो हो गया, अर्निंग और मार्केट प्राइस, अर्निंग और मार्केट प्राइस। डिविडेंड इज नथिंग, डिविडेंड पेमेंट इज नथिंग बट मार्केट, वो उसकी अर्निंग ही है ना, बंदे की तो अर्निंग है वो, डिविडेंड कंपनी ने डिविडेंड पे किया, बंदे की अर्निंग है ना, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर।
तो ये क्या बोल रहे हैं, दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट द अर्निंग पर शेयर विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। ऐसे थोड़ी होता है। चलो आगे चलो। ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। ग्रोथ, जी से ग्रोथ, जी से गॉर्डन, ग्रोथ अप्रोच गॉर्डन्स मॉडल क्या कहते हैं, एज पर दिस अप्रोच द रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोज, डिविडेंड ग्रोथ रिमेन्स द कांस्टेंट, ठीक है, वेयर अर्निंग्स डिविडेंड्स एंड इक्विटी शेयर प्राइसेस विल ग्रो एट द सेम रेट, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में भी कंप्यूटेड एज फॉलो, D1 डिवाइड बाई पी नॉट प्लस जी भी यहाँ पर फैक्टर आ जाता है। ओके, डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस की बातें हो रही थी पहले, यहाँ पर प्लस जी का फैक्टर आ जाता है। जी मतलब ग्रोथ, ग्रोथ अप्रोच में जी आ जाता है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर इसकी बातें आ जाती हैं। In case of newly issued equity shares, where flotation cost is incurred, the cost of equity shares with the estimation of the constant dividend growth is calculated as below. Cost of equity is equal to D1 divided by P naught minus F plus G आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ P naught minus F भी आता है जो कि फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर, उसको माइनस करना पड़ता है। ओके सर, चलो आगे चलते हैं। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इन द इज हिस्टोरिकली रिगार्डेड एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द फ्यूचर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द एवरेज रेट जो होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन द पास्ट, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है हमें परसेंटेज में रहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज में जो मिल रहा है हमें पास्ट फ्यू ईयर्स में, ठीक है, पास्ट फ्यू ईयर्स, वो हिस्टोरिकली जो मिल रहा है हमें वही एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्यूचर के लिए भी मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्यूचर के भी मान लेते हैं। तो इट कंप्यूट्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द डिविडेंड्स एक्चुअली रियलाइज्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि जो ऑलरेडी हम रियलाइज़ कर चुके हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर हम ये अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच क्या है? CAPM मॉडल डिस्क्राइब्स द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ फॉर द सिक्योरिटीज, डिस्क्राइब्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क sorry linear relationship between the risk and return of the security। रिस्क है और रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़ है, तो दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा रिस्क उतनी ज़्यादा रिटर्न्स, जितना कम रिस्क उतने कम रिटर्न्स, ठीक। तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़। लीनियर मतलब समझते हैं ना, एक जैसे चल रहे हैं, वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो घटेगा। तो यहाँ पर किस तरह की होता है? रिस्क टू विच द सिक्योरिटी इज एक्सपोज्ड कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, अनसिस्टमेटिक सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं और सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं। दिस इज ऑल्सो, जो अनसिस्टमेटिक है उनको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंपनी स्पेसिफिक रिस्क एज द रिस्क इज रिलेटेड विद द कंपनीज परफॉर्मेंस। दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड बाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो। कहते हैं डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिफाइड रिस्क, ठीक है। दिस द एग्जाम्पल्स आर स्ट्राइक और लॉकडाउन कंपनी, लेबर नॉट अवेलेबल एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क हैं। सिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो इट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक और मार्केट स्पेसिफिक रिस्क अंडर विच अ कंपनी ऑपरेट्स। दिस टाइप ऑफ रिस्क कैनॉट बी एलिमिनेटेड बाय द डाइवर्सिफिकेशन, hence it is not diversifiable। the examples are inflation, government policies, interest rate। ये सारे के सारे आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। इन्फ्लेशन जो हो रही है वही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आप चेंज नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स है, गवर्नमेंट डिफाइन कर रहा है, या फिर स्टार्टिंग में जो तय हुआ है। सिस्टमेटिक रिस्क, ये है सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं इसको, ठीक है। नॉन डाइवर्सिफाइबल है, ये है नॉन डाइवर्सिफाइबल। सिस्टमेटिक रिस्क की बातें कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं।
Thus the cost of equity capital can पापा be तुमने calculated. काटे का ड्रेस क्या रखा है? Thus the cost of equity capital can be calculated under this approach as cost of equity is equal to RF plus B. B है या बीटा है, ब्रैकेट स्टार्ट RM माइनस RF. ये क्या है इतना सारा? K is equal to cost of equity capital. RF is the risk free rate of return. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF. B यानी बीटा, यहाँ पर जो है बीटा कोफिशिएंट. RM रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो. रेट ऑफ रिटर्न R मतलब यहाँ पर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था RF. RM इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो. RM माइनस RF इज इक्वल टू मार्केट रिस्क प्रीमियम. RM माइनस RF क्या हो गया? मार्केट रिस्क प्रीमियम. देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, डायग्राम दे रखा है जिसमें कि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़ दे रखा है. देखो गवर्नमेंट बॉन्ड में सबसे कम रिस्क है, ठीक है. कॉरपोरेट डेट जो है उसमें रिस्क ज़्यादा है. प्रेफरेंस शेयर में उससे ज़्यादा है. इक्विटी में लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क यानी 10 के स्केल पर सबसे ज़्यादा रिस्क जो है, रिस्क जो दिख रहा है इक्विटी शेयर में दिख रहा है, उससे कम प्रेफरेंस शेयर में दिख रहा है, उससे कम कॉरपोरेट डेट में दिख रहा है. और सबसे कम रिस्क जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है. लेकिन दिक्कत क्या है, इस कब सबसे कम रिस्क मतलब सबसे ज़्यादा कम अर्निंग भी रहती है फिर उसके हिसाब से, ठीक है. तो गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क कम है, अर्निंग भी कम है, इंटरेस्ट भी कम है. कॉरपोरेट डेट में उससे ज़्यादा रिस्क है, अर्निंग ज़्यादा है. प्रेफरेंस शेयर में उससे ज़्यादा अर्निंग मिल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्निंग हमें मिलती है इक्विटी शेयर में, लेकिन रिस्क भी सबसे हाईएस्ट रहता है इसमें, ठीक है. ओके, यहाँ पर है द आइडिया ऑफ CAPM इज दैट द इन्वेस्टर्स नीड टू कंपनसेट इन टू वेज: टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क. टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क, ठीक है. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्क फ्री रेट इन द फार्मूला एंड compensates द इन्वेस्टर फॉर प्लेसिंग मनी इन एनी इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. The other half of the formula represents the risk and calculates the amount of compensation the investors need for taking the additional risk. This is calculated by taking the risk measure beta, which compares the return of the asset to the market over a period of time and compares it with the market premium. अब क्या है तो उसको आप ही समझो भगवान. Shortcoming क्या है इस अप्रोच का? एस्टिमेशन ऑफ द बीटा with the historical data is unrealistic and market imperfections may lead investors to unsystematic risk. ओके, आगे क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? लाइक अदर सोर्सेज ऑफ द फंड रिटेन्ड अर्निंग्स आल्सो इन्वॉल्व कॉस्ट. अभी कैसे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इसमें? इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द डिविडेंड्स फॉरगोन बाय द शेयर होल्डर्स. अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो चली गई, छूट गई, इसकी भी कीमत चुकानी पड़ रही है ना. वो अगर रिटेन्ड अर्निंग की बजाय मार्केट में होता पैसा तो डिविडेंड मिलता. किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उन इक्विटी होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उनका रिटेन उसमें कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द डिविडेंड्स फॉरगॉन बाय द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स छूट गई वो. द given below figure depicts how a company can either keep or reinvest cash or return it to the shareholders as dividends. Arrows represent the possible cash flow or transfer. If the cash is reinvested, the opportunity cost is the expected rate of return that shareholders could have obtained by investing in the financial assets. यह है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. कॉस्ट ये फर्म हमारी, ठीक है. शेयर होल्डर्स बन गए. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रियल एस्टेट, सॉरी रियल एसेट्स. इन्वेस्टमेंट हुई. अल्टरनेटिव पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट फॉर देमसेल्व्स. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल एसेट्स.
समझ में आया किसी को? अच्छी बात है, नहीं तो आगे चलो। The cost of retained earnings is often used interchangeably with the cost of equity. Cost of retained earning और cost of equity कई बार interchangeably यूज़ कर सकते हैं. As a cost of retained earnings is nothing but the expected return of the shareholders from the investment in the shares of the company. However, normally cost of equity remains higher than the cost of retained earnings due to issue of shares at a price lower than the current market price and flotation cost. Dividend price method D by P, earning price method EPS divided by P, and growth method D1 divided by P naught plus G. फार्मूलाज जो हमने यूज़ किए हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आर सेम एज द फार्मूला यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इक्विटी की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, रिटेन्ड अर्निंग की कीमत चुकानी पड़ रही है, दोनों की फार्मूला सेम है ना. तीनों के फार्मूला हमने देखे सेम ही है. डिविडेंड प्राइस मेथड में डिविडेंड डिवाइडेड बाई प्राइस आ गया. अर्निंग प्राइस मेथड में अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई दी उसका प्राइस है, प्रॉफिट पर शेयर जो है हमारा प्रॉफिट है, प्राइस है. पी का मतलब क्या है, नेट प्रोसीड्स रियलाइज्ड है. पी का ना नेट प्रोसीड्स रियलाइज्ड पी नीचे जो देखें इज इक्वल टू इशू प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके, पी बेसिकली करंट मार्केट प्राइस की बातें हो रही है. पी मतलब यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस की बातें यहाँ पर हो गई हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल to balance financial risk, ownership, control over the company and the cost of capital. A company usually does not procure the entire fund from a single source. ये हमने पढ़ लिया है, एक सिंगल सोर्स से होता है, कई जगह से मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है. द कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस. Aggregate cost of capital is calculated step 3, that is weighted average cost of capital is equal to KE plus KD plus KP plus KS. के ई क्या हो गया, इक्विटी. ई से इक्विटी हो गया, डी से डिबेंचर्स हो गया, डेट हो गया. पी से क्या हो गया और एस से क्या हो गया. एस क्या है, नीचे दे रखा है क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया. पी से प्रेफरेंस शेयर होगा. और एस से क्या है, एस से क्या है, सोचो जरा. एस से क्या है कि एस क्या है. ई से इक्विटी हो गया, डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, शेयर्स हो गया. तो शेयर होगा इक्विटी, तो इक्विटी है तो शेयर एस क्या हो गया. कि एस से भी देखना पड़ेगा कि एस क्या है, कि एस के एस के एस नहीं होगा, के आर होगा. रिटेन अर्निंग छूट गया हमारा. इक्विटी प्रेफरेंस शेयर सॉरी इक्विटी हो गया, डिविडेंड हो गया, ये प्रेफरेंस शेयर हो गया और रिटेन अर्निंग होता है ना. तो ये रिटेन अर्निंग की आर हो गई. ठीक है, तो ये रिटेन अर्निंग है. के आर के इक्विटी होगा, के पी प्रेफरेंस शेयर होगा, के डी डिबेंचर से डेट होगा. ठीक है, आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी 10%, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल 24%, WR. ओके, आगे चलते हैं. चॉइस ऑफ वेट्स की बात करते हैं. चॉइस ऑफ वेट्स, देर इज ए चॉइस ऑफ वेट्स बिटवीन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. अब इसमें से क्या चूज़ करना है, बुक वैल्यू चूज़ करनी है, मार्केट वैल्यू चूज़ करनी है. बुक वैल्यू weight is operationally easy and convenient है, while using book value reserves such as the share premium, the retained profit are included in the book value of equity in addition
to the nominal value of share capital. Here the value of the equity will generally not reflect the historic asset value as well as the future prospects of an organization. Market value की बात करें तो market value weight is more correct and represent a firm's capital structure. It is preferable to use the market value weight for an equity while using MV reserves such as the share premium retains profits are as ignored as they are in effect. एक सेकंड है ओके कहाँ थे हम market value weight is more correct and represent firm's capital structure. It is preferable to use the market value weight for the equity while using market value reserves such as the share premium retained profits are ignored as they are in effect incorporated into the value of the equity. Okay. Marginal cost of capital. The marginal cost of capital may be defined as the cost of raising an additional rupee of capital. Additional cost of capital. Since the capital is raised in substantial amount in practice, marginal cost is referred to as the cost incurred in raising new funds. ठीक है, the cost incurred in raising new funds. कौन से न्यू फंड मतलब ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग, ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग से भी ऊपर जो हमने फंड जुटाए हैं उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो क्या कहते हैं उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर बोला है. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिराइव्ड व्हेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मार्जिनल वेट से कैलकुलेट करते हैं. इसको कैसे करते हैं, मार्जिनल वेट से इसको कैलकुलेट करते हैं. सिंपल सी बात है, हमारा कैपिटल से हमें ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है तो जो कैपिटल एक्चुअली जितना रिक्वायरमेंट था उससे हमने ज़्यादा हट के जो कैपिटल जुटाया उसके लिए जो हमने कीमत चुकानी पड़ रही है वो है. चलो एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट, इसके फिर खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर भी. एक सेकेंड जरा एमसीक्यू खोलो इसके आंसर लैपटॉप पर. तो इसके हमारे पास एमसीक्यू 10 एमसीक्यूज हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन. देखो ध्यान देना क्वेश्चन में भी, इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन, कौन सी अजम्पशन नहीं है. हम देखते हैं क्या है, कैपिटल मार्केट इज एफिशिएंट, अजम्पशन होती है हमारी. इन्वेस्टर्स लेंड और बोरो एट ए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टर जो दे रहे हैं उधार दे रहे हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारी एग्जाम्पशन होती है. इन्वेस्टर्स डो नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशंस अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न. डो नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न. क्यों सेम ही एक्सपेक्टेशंस, सेम एक्सपेक्टेशन है, रिस्क बढ़ेगा रिटर्न बढ़ेंगे, रिस्क कम होगा रिटर्न भी कम होगा, तो सेम एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो ये गलत है मेरे हिसाब से. आगे देखते हैं, इन्वेस्टर्स डिसीजंस आर बेस्ड ऑन ए सिंगल टाइम पीरियड. नहीं, सिंगल टाइम पीरियड पर डिसीजन कभी भी ले सकते हैं, उनको लॉन्ग टर्म देख के पुराना आगे पीछे पूरा देख कर ही डिसीजन लिया जाता है. इन्वेस्टर का डिसीजन जब इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी सिंगल टाइम पीरियड पर नहीं, ये भी गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो इसका भी नॉट एन अजम्पशन. ये तो एज्यूम करके चलते हैं कि कैपिटल मार्केट इज एफिशिएंट. इन्वेस्टर्स लेंड और बोरो एट ए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. इसको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए, तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा. इन्वेस्टर्स डो नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशंस अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न, सेम होती है. इन्वेस्टर्स डिसीजन आर बेस्ड ऑन ए सिंगल टाइम पीरियड. इन्वेस्टर डिसीजन बेस्ड ऑन सिंगल टाइम पीरियड पर होता है क्या, नहीं. इसका आंसर देखते क्या है, फर्स्ट का आंसर है सी. फर्स्ट का आंसर है सी एज पर
जो आंसर दे रखे हैं। ओके, इन्वेस्टर्स डो नॉट हैव द सेम expectations about the risk and return. Okay, investors decisions are based on a single time period. सिंगल टाइम पीरियड के ऊपर ही इन्वेस्टर्स का डिसीजन तो होता है, सिंगल टाइम पीरियड पर डिसीजन लेते हैं कि बस बेस्ड ऑन अ सिंगल टाइम पीरियड। ओके, इस टाइम पर हमें इतना रिटर्न मिलेगा। ओके ठीक है, ऐसे होगा तो ये एज्यूम करके चलते हैं। ओके, इस टाइम पर इतना रिटर्न मिलेगा हमें, रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं और कैपिटल मार्केट एफिशिएंट सोच के चलते हैं। लेकिन ये नहीं होता, इन्वेस्टर्स डो नॉट हैव, दे हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, रिस्क बढ़ेगा रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क कम होगा दोनों का सेम टाइप के एक्सपेक्टेशंस हैं। चलो मेरे हिसाब से आगे चलते हैं। गिवन सो एंड सो वैल्यू ऑफ बीटा इज, छोड़ दो, डैश में बी डिफाइंड एज ए कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल। मार्जिन की बात आ गई, मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ के हटे हम। थर्ड का आंसर है ए, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टू एडजस्ट टैक्सेस। कौन सा ऐसे कैपिटल है जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स एडजस्ट टैक्सेस, टैक्सेस को एडजस्ट करने के लिए कौन सा कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स या रिटेंड अर्निंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर है सी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। इसका आंसर है सी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टू एडजस्ट टैक्सेस। डिबेंचर्स के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, इंटरेस्ट पे करना है तो हमें टैक्सेस एडजस्ट करने पड़ते हैं। पहले इंटरेस्ट पे करना है ना हमने, तो बिफोर टैक्सेस करनी है, आफ्टर टैक्सेस करनी है, वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो डिबेंचर केस में ऐसा होता है। ठीक है, ये तो आफ्टर टैक्सेस ही होते हैं, आफ्टर टैक्सेस ही होते हैं, ये पता नहीं, लेकिन इसमें तो एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है इसका सी ही है, करेक्ट है। आगे आते हैं, फिफ्थ पर आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल फंड्स, एडिशनल इंटरेस्ट या नन ऑफ द अबव। तो मेरा तो तीनों ही आना चाहिए। एडिशनल रेवेन्यू जो जुटाते हैं, एडिशनल फंड जो जुटाते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट की बात होती है, तो फंड मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो बी होगा मेरे ख्याल से। फिफ्थ का देखते क्या आंसर है। यस करेक्ट है, एडिशनल फंड्स है इसका करेक्ट आंसर है। एडिशनल फंड्स, फंड की तरह से बातें होंगी, रेवेन्यू रेवेन्यू छोड़ दो। In order to calculate weighted average cost of capital, weights may be based on, in order to calculate weighted average cost of capital, weights may be based on मार्केट, टारगेट, बुक या एनी वन ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से तो इसका मार्केट वाले मोस्ट सूटेबल रहता है। सिक्स का ए आना चाहिए, सिक्स का डी आंसर, एनी वन ऑफ द अबव। यानी हम मे, अच्छा यहाँ पर लिख दिया ना मे बी, बहुत सूटेबल नहीं बोला है, मे बी बेस्ड ऑन मार्केट या तो टारगेट वैल्यू या तो बुक वैल्यू, इसमें से कोई भी सिलेक्ट की जा सकती है, क्योंकि मार्केट और टारगेट तो हम देख ही रहे थे, सॉरी बुक वैल्यू देख रहे थे, टारगेट में नहीं ध्यान दिया, तो एनी वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सिक्स का आंसर आ गया डी। सेवन देखते हैं। फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ all sources of the finance, all borrowings, all share capitals, all bonds and debentures। तो all sources of finance आना चाहिए, सेवन्थ का ए आना चाहिए, करेक्ट है। अ कंपनी, छोड़ दो इसको, नाइन्थ पे आ जाओ। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सब है लेकिन इसको छोड़ के, the minimum rate that a firm should earn on the equity financed part of an investment, equity, the cost of equity capital, कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है? मिनिमम रेट द फर्म शुड अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रेट, ओके। अ रिटर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस्ड पोर्शन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट एट वर्स्ट लीव्स द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक अनचेंज्ड। आगे क्या है पता नहीं। बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट कॉस्ट टू एस्टिमेट, जनरली लोअर देन द
बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, जनरली लोअर होता है, लोअर देन दी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स से बिफोर कॉस्ट ऑफ डेट, कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है। इसमें से कौन सा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखते हैं, समझ में नहीं आया। नाइन्थ का क्या आंसर है इसका, नाइन्थ का आंसर है डी, नाइन्थ का आंसर देखें डी, यानी ये सही नहीं है। जनरली लोअर देन दी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, कीमत जो होती कम होती है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स के पहले जो कीमत चुकानी पड़ रही है हमें वो कम होती है। बिफोर टैक्स जो कीमत होगी वो तो ज़्यादा चुकानी पड़ेगी ना, बिफोर टैक्स तो ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ये गलत है। ये दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डी। नाइन्थ हो गया हमारा। टेंथ पे आते हैं, टेंथ पे तो छोड़ सकते हैं, तो ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है। फिफ्थ पे चलेंगे अब।